नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश आदित्य आपका स्वागत करता हूं कंपटीशन कम्युनिटी पे। दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत में स्वतंत्रता संग्राम के तहत 1930 से लेकर 1942 के मध्य की घटनाओं को हम पढ़ेंगे। 1930 में हमने पिछले क्लास में सविनय अवज्ञा आंदोलन अर्थात सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को पढ़ लिया है। ठीक है, आज हमारा काम है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद की जो घटना है वहां से हम पढ़ना चालू करेंगे। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन में ध्यान रखिएगा, ठीक, नमक कानून को तोड़ा गया। किस कानून को तोड़ा गया? नमक कानून को तोड़ा गया। ये एक बहुत ही प्रचारित और प्रसारित होने वाला कार्यक्रम था। इसके लिए दांडी मार्च किया गया। बहुत सारे लोग जो है ठीक गुजरात के दांडी पहुंचे और वहां पर जाके उन्होंने बिना कर दिए नमक का निर्माण प्रारंभ कर दिया। ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ में आपको एक और घटना बता दूं कि साइमन कमीशन जो 1927 में आया था, उसकी अनुशंसा के हिसाब से अब कहीं जाके आपको क्या करना था? भारतीयों के साथ अंग्रेजों का एक मीटिंग होना था, गोलमेज सम्मेलन। ध्यान रखिएगा, क्या होना था? गोलमेज सम्मेलन। अब यहां पर पहला नीड हो गया कि गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाए। किसके बाद? ठीक, तत्कालिक बाद आपके सविनय अवज्ञा के अंतिम चरण में। ध्यान रखिएगा, जब पहला गोलमेज सम्मेलन होता है तो उस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस हिस्सा नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस जो है वो हमें अभी क्या कर रहा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को जारी रख रहा था। ठीक, बाकी दल जो है वो इसमें भाग लेते हैं। मुस्लिम लीग भाग लेता है। ठीक है, इसके अलावा भारत के और बहुत सारे दल जाते हैं। कहाँ? इंग्लैंड जाते हैं और वहां जाके गोलमेज सम्मेलन को पार्टिसिपेट करते हैं, गोलमेज सम्मेलन में। चलिए ध्यान रखिएगा, ये आप जो चित्र देख रहे हैं ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का है, क्योंकि इसमें महात्मा गांधी भी है। इसी प्रकार का पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था और उस पहले गोलमेज सम्मेलन में ध्यान रखिएगा कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था। ठीक है, क्लियर है? क्यों? क्योंकि कांग्रेस जो है उस समय ऑलरेडी सविनय अवज्ञा आंदोलन को जारी किया था। ठीक, ऑलरेडी कंटिन्यूअस फॉर्म में था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ आप समझ लीजिए कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, ठीक, तो वास्तव में ये 3 आंदोलन थे। पहला 1930 में, दूसरा 1931 में और जो तीसरा था वो 1932 में। कंटिन्यू 1930, 31 और 32 में आपके क्या हुए थे? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अर्थात गोल मेज सम्मेलन। ठीक, इसका नाम ही इसलिए पड़ा कि ये जो टेबल था ये हम गोल हुआ करता था, उसके इर्द गिर्द बैठ के ये मीटिंग अटेंड किया जाता था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अर्थात गोल मेज सम्मेलन। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं प्रथम गोल मेज सम्मेलन के बारे में। ध्यान रखिएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन से पढ़ते हैं। क्यों? ध्यान रखिएगा, इसका एक चीज आप ये समझ लीजिए कि ये जो गोलमेज सम्मेलन है वास्तव में यहां से भारतीयों को कुछ प्राप्त नहीं हुआ। 3 के 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, यहां से भारतीयों को कुछ प्राप्त नहीं हुआ। होता क्या था कि यहां से जो राजनीतिक दल है वो जाते थे इंग्लैंड, क्योंकि इसका आयोजन कहाँ करना था? इंग्लैंड में करना था। ठीक है, और वहां पर ध्यान रखिएगा अलग अलग मुद्दों में सारे चीज, पहला में भी, दूसरा में, तीसरा तो बुरी तरीके असफल रहा। इस प्रकार तीनों जो गोलमेज सम्मेलन थे वो क्या हुए? असफल रहे, अलग अलग कारणों से। पहला गोलमेज सम्मेलन के बारे में आपको बता दूं, पहला गोलमेज सम्मेलन जो है सितंबर 1930 को बैठा। ध्यान रखिएगा, सितंबर 1930। ठीक, डेट याद नहीं रहेगा, चल जाएगा, लेकिन सितंबर याद रखिए, सितंबर 1930। ठीक है, जो कि 1931 के 19 जनवरी के आसपास तक चलता है। ठीक है, कहां हुआ था भाई? लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में। ध्यान रखिएगा, सेंट जेम्स पैलेस यहां हुआ था, सेंट जेम्स पैलेस। ठीक, महल है। इसका उद्घाटन किया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जॉर्ज पंचम ने। ठीक, जो प्रिंस थे जॉर्ज पंचम, और इसकी अध्यक्षता तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। ध्यान रखिएगा, मैकडोनाल्ड तो याद होगा, रेमजे मैकडोनाल्ड। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, फिर वही है। ठीक, आंतरिक रूप से उसका प्रभाव क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? कि आंदोलन के प्रभाव को कम करना। किसको प्रभाव को? आंदोलन के प्रभाव को कम करना। इस सम्मेलन में कुल मिला के 89 अर्थात 89 सदस्य ने पार्टिसिपेट किया। अब एक एक करके देख लेते हैं कांग्रेस की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, कांग्रेस ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन एक एक करके देख लेते हैं। हिंदू महासभा से जयकर ने पार्टिसिपेट किया था। हिंदू महासभा से जयकर और मुंजे ने पार्टिसिपेट किया था। किसने? जयकर। ठीक है, प्लस मुंजे ने पार्टिसिपेट किया था, मुंजे याद रखिएगा। ठीक है, मुस्लिम लीग ने, ठीक ध्यान रखिएगा, यहाँ मुस्लिम लीग के सदस्य मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था।
मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, और साथ ही साथ इनके साथ थे आगा खां, ध्यान रखिएगा आगा खां, और बहुत सारे लोग थे, प्रमुख लोगों की चर्चा कर लेते हैं। ठीक, सिख सरदार संपूर्ण सिंह, ध्यान रखिएगा सिख सरदार थे यहाँ पर संपूर्ण सिंह, ठीक, नाम ही है संपूर्ण, क्लियर है, सिख सरदार संपूर्ण सिंह। दलित वर्ग से यहाँ पर डॉक्टर बी आर आम्बेडकर ने पार्टिसिपेट किया था, डॉक्टर बी आर आम्बेडकर, ठीक है, शॉर्टकट पे लिख देता हूं, डॉक्टर बी आर आम्बेडकर ने यहाँ पर क्या किया, पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि किस प्रकार कांग्रेस के अलावा जो अलग अलग दल है, जैसे हिंदू महासभा हो गया, उसके बाद आपका मुस्लिम लीग हो गया, उसके बाद आपका दलित जो संप्रदाय है, इस सभी के अलग अलग सदस्य जो है यहाँ पर आके पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब आप समझ लीजिए यहाँ पर, ठीक, इस चीज की चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि कांग्रेस ने यहाँ पर भाग नहीं लिया था। अब ध्यान रखिएगा, चूंकि इतना बड़ा आपका सम्मेलन हो रहा है और इस सभी सम्मेलन में क्या हो रहा था, मुस्लिम लीग ने भी अपना, ध्यान रखिएगा, अपना सांप्रदायिक, ध्यान रखिएगा, इन्होंने सांप्रदायिक, खुद सांप्रदायिक निर्वाचन की अलग से डिमांड किया और सेम डिमांड किया, ठीक है, आपके दलित संप्रदाय ने, अर्थात डॉक्टर बी आर आम्बेडकर ने। चूंकि यहाँ पर फिर वही सांप्रदायिकता वाला खेल आया और यहाँ पर भी ये सम्मेलन क्या हुआ था, ठीक है, आपका असफल हो गया। ध्यान रखिएगा, एक्चुअल में यहाँ भी आपका पूरी तरीके से कंक्लूजन नहीं निकल पाया। तो प्रथम आंदोलन इसलिए असफल हो गया कि यहाँ पर सभी दलों में एक मतता का अभाव था, गांधी इरविन समझौता को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको फिर से मैं बता दूं कि जब आपके ब्रिटेन में ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, महात्मा गांधी भारत में थे, ठीक है, लॉर्ड इरविन तो भी यही रहेंगे। अब यहाँ पर घटनाक्रम यूं हुआ कि लॉर्ड इरविन और आपके इनके बीच, देखिए 11 सूत्री मांग महात्मा गांधी पहले रख चुके थे लॉर्ड इरविन के सामने, उस मांग को नहीं मांगे थे, तब वो सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किए थे। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ठीक, महात्मा गांधी और आपके लॉर्ड इरविन के बीच में मध्यस्थता हो जाती है और मध्यस्थता के माध्यम से, ठीक है, दोनों एक दूसरे के बातों को सुनना स्वीकार कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप समझिए, ठीक है, अब यहाँ पर आप पहले समझिए कि पहला यह ध्यान रखिएगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था कांग्रेस ने, इसलिए आपका गांधी इरविन समझौता की अनिवार्यता हो गई थी। गांधी जी और इरविन मिले, और मिले थे किसके, मतलब किसके नेतृत्व में, तो तेज बहादुर सप्रू और जयकर, ये इन्होंने क्या किया था, मध्यस्थता करवाया था, ध्यान रखिएगा, मध्यस्थता, ठीक है, मध्यस्थता करवाया था किसने, तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। फिर मैं आपको बता दूं कि 17 फरवरी 1931 को यह समझौता हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन आपको ये जो 5 मार्च वाला डेट है, इसको अच्छे से याद रखना, क्योंकि 5 मार्च 1931 को इस पे हस्ताक्षर हुआ था। इसलिए जब आपसे पूछा जाएगा कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, ठीक, तो आप हस्ताक्षर वाला डेट को लिखिएगा, 5 तारीख को, 5 अप्रैल 1931 को हुआ था। अब इसमें क्या हुआ, उस चीज को चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी अर्थात कांग्रेस ने कुछ बातों को मान लिया, किसका, सरकार की, ठीक है, और दूसरा लॉर्ड इरविन ने भी कुछ बातों का मान लिया, किसका, तो कांग्रेस का। अब दोनों ने एक दूसरे की किन बातों का माना, उसका चर्चा कर लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, लॉर्ड इरविन द्वारा स्वीकार किए गए बातें, इरविन, ठीक है। अब समझिए इरविन ने किस बात को स्वीकार किया, तो मैं यहाँ पर चर्चा करता हूं। इरविन ने इस बात को पहले स्वीकार किया कि, ध्यान रखिएगा, कि जितने भी युद्ध बंदी हैं, उस युद्ध बंदी में जो हिंसाग्रस्त यानी जो हिंसक युद्ध बंदी थे, उनको छोड़ के, ठीक है, बाकी जो युद्ध बंदी उनको मुक्त कर दिया जाएगा, ठीक। एक चीज समझ लीजिएगा, मतलब अब इसी वजह से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ठीक, ये जो थे हिंसा युक्त, ठीक है, ये आपके एक बंदी में आते थे, क्योंकि इन्होंने हिंसा की थी, इसलिए महात्मा गांधी इनको बचाने में असफल रहे, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज, यहाँ पर लॉर्ड इरविन ने ये स्वीकार कर लिया कि जो भारतीय जो समुद्र तट पर रहते हैं वो क्या बना सकते हैं, नमक बना सकते हैं, और कानून के दायरे में रह के महिलाएं, ठीक, शराब दुकान और आपके जो विदेशी वस्त्र है उनके दुकानों के सामने धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, कानून के दायरे में रख के। तो इस प्रकार कुछ बातों को लॉर्ड इरविन ने स्वीकार किया और कुछ बातों को महात्मा गांधी अर्थात कांग्रेस ने स्वीकार किया। कांग्रेस ने किन बातों को स्वीकार किया, कांग्रेस ने इस बात को स्वीकार किया कि अब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर देंगे। क्या करेंगे, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है, ठीक, उसको छोड़ देंगे, नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक। चलिए अब फिर से एक बार देख लेते हैं गांधी इरविन समझौता में हुआ क्या था, ठीक। आपको तो यह पता है कि 5 मार्च 1931 को, ठीक, गांधी इरविन समझौता पे हस्ताक्षर हुआ था, ठीक है, और इस जो आपके
समझौता है, इस समझौता को हम दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, किस नाम से? दिल्ली समझौता। अर्थात जो आपका गांधी इरविन समझौता है, ये आपके दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो अब यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर दो चीजें हुई थी जिसकी हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं। क्या चीजें हुई थी? कि कुछ बातों को लॉर्ड इरविन ने माना था और कुछ बातों को महात्मा गांधी ने माना था। तो ध्यान रखिएगा, गांधी जी द्वारा स्वीकार की गई शर्तें। ठीक, क्या क्या शर्तें थी जो गांधी जी ने स्वीकार किया था, उसको देख लेते हैं। पहला शर्त ये था कि अब ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ध्यान रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अब इस आंदोलन को ये क्या करेंगे? समाप्त कर देंगे। ठीक है, इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। क्लियर है? अब ये जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी नहीं करने वाले हैं। विदेशी जो वस्तु है, तो इस विदेशी वस्तुओं का ये क्या नहीं करेंगे? बहिष्कार नहीं करेंगे। ये भी शर्त को इन्होंने स्वीकार किया। और तीसरा शर्त ये था कि अब जब अगला गोलमेज सम्मेलन होगा, ध्यान रखिएगा, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, तो इस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस जो है पार्टिसिपेट करेगा। ध्यान रखिएगा, इससे पहले का जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वहां पर कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब ये करेंगे, ये वादा किया। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, इरविन द्वारा स्वीकार की गई शर्तें, किन किन शर्तों को इरविन ने स्वीकार किया उसको देख लेते हैं। सबसे पहला चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको हम पहला प्रायोरिटी में रखते हैं। ध्यान रखिएगा, दो प्रकार के बंदी थे, हम बंदी की चर्चा कर लेते हैं। वे बंदी थे जो हिंसा के माध्यम से पकड़े गए थे, हिंसा करते हुए, और वे बंदी थे जो अहिंसा कर रहे थे और फिर ये भी पकड़े गए थे। अहिंसा की बात कर रहा हूं, अहिंसा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अहिंसा। अब इस चीज को समझ लीजिए। तो यहां पर लॉर्ड इरविन ने इस बात को स्वीकार किया कि जो युद्ध बंदी अहिंसा करते हुए पकड़े गए थे उनको हम मुक्त कर देंगे, परंतु जो हिंसा युक्त थे अर्थात हिंसा करते हुए पकड़े गए थे उनको हम मुक्त नहीं करेंगे। और यहीं पर पेच आ गया आपका भगत सिंह का। ध्यान रखिएगा, भगत सिंह हिंसा युक्त करते हुए पकड़े गए थे, तो भगत सिंह के साथ साथ सुखदेव और राजगुरु, इनको बचाने में महात्मा गांधी असफल रहे। ठीक, और इनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। ध्यान रखिएगा। अब आप आ जाते हैं दूसरा पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है कि ठीक, लॉर्ड इरविन ने इस बात को भी स्वीकार कर लिया कि जो भारतीय हैं, ये जो भारतीय महिलाएं विदेशी जो वस्तु है, इस विदेशी वस्तु के जो दुकान है, ठीक है, और साथ ही साथ शराब के जो दुकान है, और वहां पर भी क्या कर सकते, कानून के दायरे में रह के, ठीक है, मतलब आपका विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ बातें थे जिनको एक दूसरे इन्होंने आपस में क्या किया था? स्वीकार किया था। अब हम देख लेते हैं गांधी इरविन समझौता के बाद क्या हो गया। हम आगे बढ़ेंगे दूसरा गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, किसमें? दूसरा गोलमेज सम्मेलन में। लेकिन उससे पहले कुछ घटनाएं और घटती है। ठीक, तो चलिए दूसरा गोलमेज सम्मेलन देख लेते हैं। तो 1930 के बाद जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है फिर कहाँ होता है? लंदन में होता है। तो ये होता है सितंबर 1931 को। अब महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी जाते हैं, ध्यान रखिएगा, SS राजपुताना जहाज में। ये बार बार पूछा जाता है, किससे आते हैं? SS राजपुताना नामक जहाज से महात्मा गांधी कहां जाते हैं? लंदन जाते हैं। यहां पर इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर यहां पर मुस्लिम लीग और साथ ही साथ आपके जो दलित संप्रदाय, इन दोनों का फिर अपना अपना सांप्रदायिक जो मांग है ये फिर से उठने लगता है, और फिर यहां पर टकराहट हो जाती है, क्योंकि यहां पर महात्मा गांधी, ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी ये जो है बार बार इस चीज का विरोध कर देते थे। अर्थात फिर ये जो सम्मेलन है सांप्रदायिकता के आधार पर फिर यहाँ पर कोई भी एक मतता का अभाव होता है और ये भी असफल हो जाता है। जब महात्मा गांधी, ध्यान रखिएगा, यहाँ से गए, वापस भारत आए, तो उन्होंने कहा कि मैं जिस तरीके से भारत से वहां गया था खाली हाथ, और खाली हाथ ही लौटा हूं, मैंने अपने देश की इज्जत को बट्टा लगने नहीं दिया। ध्यान रखिएगा, कहने का तात्पर्य है भले हम वहां से इंग्लैंड से खाली हाथ आए, लेकिन मैं अपने देश की जो इज्जत है, ठीक है, उसको किसी प्रकार का नुकसान पहुंचने नहीं दिया। चलिए अब ध्यान रखिएगा, चर्चिल ने क्या कहा था? चर्चिल, देखिएगा, चर्चिल महोदय, इन्होंने कहा था, महात्मा गांधी को यही कहा था, अर्धनंगे फकीर। ध्यान रखिएगा, क्या कहा था? अर्धनंगे फकीर। अर्थात ब्रिटिश सरकार जो है वो अर्धनंगे फकीर से क्या कर रही है? समझौता कर रही है, याचना कर रही है। ठीक, इस प्रकार का स्टेटमेंट था। दूसरा था सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के असफल होने पे कहा कि महात्मा गांधी जो है वे एक राजनीतिज्ञ के रूप में, एक पॉलिटिशियन के रूप में असफल है। क्या कहा भाई?
महात्मा गांधी जो है वे एक राजनीतिज्ञ के रूप में असफल साबित हुए हैं। ठीक, किसका स्टेटमेंट था? तो सुभाष चंद्र बोस का। तो इस प्रकार आप ये समझ लीजिए कि आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी क्या हो गया? असफल हो गया। महात्मा गांधी वापस आते हैं, ध्यान रखिएगा ना। ठीक है, वो फिर यहाँ खुरापात करेंगे। महात्मा गांधी वापस आते हैं, अब फिर यहाँ पर वो अपने अन्य काम को अंजाम देंगे। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, ठीक, अब देखिए हुआ क्या था, समझिए। ऑलरेडी हमारा द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उसको ये रोक दिए थे, और रोक के कहाँ गए थे? दिल्ली, सॉरी, लंदन गए थे। ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन के लिए। अब जब वहां गए थे, ठीक, वहां उनको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। जब कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो वापस आए, तो पुनः उन्होंने अपना जो असहयोग आंदोलन था उसको, सॉरी, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उसको पुनः उन्होंने प्रारंभ कर दिया। अर्थात द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन उन्होंने प्रारंभ कर दिया, जो 1932 से लेकर 1934 तक चलता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, 1932 से लेकर 1934 तक चलता है सविनय, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, अब इसी में आप इसके जस्ट बाद यहाँ पर इन महोदय को देख लीजिए। ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री है उस समय के, ठीक, रेमजे मैकडोनाल्ड। इन्होंने एक पंचाट निकाला, एक आदेश निकाला, जिसको मैकडोनाल्ड अवार्ड कहा गया है, अर्थात सांप्रदायिक निर्णय। इन्होंने ये कहा, ठीक है, इन्होंने ये कहा कि इससे पहले जैसे कि आपका सिख, मुसलमान, ठीक है, मुस्लिम, इन लोगों को पहले से पृथक निर्वाचन का अधिकार प्राप्त था। अब इन्होंने, ध्यान रखिएगा, हिंदू मतलब दलितों को, फिर दलित कार्ड यहां चल गया, ध्यान रखिएगा, इन्होंने दलितों को हिंदू से अलग कर दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहले दलितों को हिंदू कैटेगरी में गिना जाता था, अब इन्होंने दलितों को हिंदू से पृथक कर दिया, और ये कहा कि अब इनको भी हम क्या करेंगे? ठीक, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रदान करेंगे। अब फिर यहाँ पर दिक्कत हो गया। ठीक है, अर्थात इनकी इस घोषणा ने फिर महात्मा गांधी को क्या कर दिया? ठीक है, उत्तेजित कर दिया। वो फिर आगे बढ़ते हैं अगले कदम की ओर, ध्यान रखिएगा। तो ये जो एक्चुअल में काम हुआ था, ये 16 अगस्त 1932 को हुआ था। 16 दूनी 32 याद रखिएगा, 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड आयोग, ठीक है, अवार्ड, अर्थात सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए आपका सांप्रदायिक पंचाट या सांप्रदायिक निर्णय, ये घोषणा किया था किसके द्वारा? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड के माध्यम से। चलिए अब देख लेते हैं आगे। अब क्या करने वाले महात्मा गांधी? भूख हड़ताल करेंगे। क्या करेंगे भाई? महात्मा गांधी भूख हड़ताल करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी जैसे ही द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करते हैं, महात्मा गांधी को जेल हो जाता है। ठीक, अब वो जेल में ही है, समझिए। अब जेल में रहते रहते बाकी कार्य को अंजाम करते हैं। ठीक है, तो जेल में है, तो जेल में रहते रहते उन्होंने, जैसे जेल में थे, ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी और जेल में थे, और जैसे ही उनको पता चला कि ये सांप्रदायिक निर्वाचन का ये चर्चा फिर से चल रहा है, तो उन्होंने वहीं पर आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। ठीक, ध्यान रखिएगा, पहली बार महात्मा गांधी आमरण अनशन प्रारंभ करते हैं। ठीक है, जेल में, येरवदा जेल, महाराष्ट्र के येरवदा जेल में थे अभी। अब समझिए यहाँ पर, ठीक है, जेल के अंदर उन्होंने क्या किया? भूख हड़ताल, भूख हड़ताल। ठीक है, अब यहां फिर से समझिए आप कि अगला ध्यान रखिएगा, जैसे ही भूख हड़ताल चालू हुआ, ठीक है, अब यहां पर मध्यस्थता प्रारंभ हो जाती है। मध्यस्थता, और मध्यस्थता करने के लिए कौन कौन आते हैं? ठीक है, तो मध्यस्थता करने के लिए आते हैं आपके, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय। ठीक, तो सबसे पहले प्रमुख थे मदन मोहन मालवीय, ध्यान रखिएगा, मोहन मालवीय। ठीक है, साथ ही साथ इनके साथ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथ ही साथ थे इनके सी राजगोपालाचारी, ध्यान रखिए, सी राजगोपालाचारी, गोपालाचारी। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ठीक, इन लोगों ने कांग्रेस, अब सॉरी, महात्मा गांधी और आपके बी आर अम्बेडकर के मध्यस्थता कराया। दोनों एक दूसरे के पास आए और एक दूसरे को बात को सुने, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये स्वीकार कर लिया कि वे जो है, ठीक है, अलग जो पृथक सांप्रदायिक है उस चीज को नहीं मानेंगे, अर्थात जो हरिजन है वे हिंदू के अंतर्गत रह के ही क्या करेंगे? ठीक है, चुनाव लड़ेंगे। ध्यान रखिएगा, चुनाव लड़ेंगे, अर्थात जो पृथक सांप्रदायिकता का जो आपका अवार्ड था वो यहाँ पर निरस्त हो जाता है। किसके माध्यम से? पूना पैक्ट के माध्यम से। ठीक है, ये कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 को हुआ था। 26 सितंबर 1932 को हुआ था। आया समझ में? अब ध्यान रखिएगा, 1932 को क्या हुआ? ये काम हो गया। इसके बाद जस्ट अगला, ठीक, आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस, फिर ध्यान रखिएगा, कांग्रेस जो है ये पार्टिसिपेट
नहीं करती है। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस जो है पार्टिसिपेट नहीं करती है। अब यहां पर आ जाते हैं लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो जो है इस समय अध्यक्षता करते रहते हैं। ध्यान रखिएगा, इनकी अध्यक्षता में इन्होंने सैमुअल मोर को, ध्यान रखिएगा सैमुअल मोर, ठीक, क्या सैमुअल मोर या मूर कहना चाहिए, सैमुअल मूर ने, ठीक है, कुछ कानूनों को संहिताबद्ध किया और बाद में यही जाके 1935 का भारत शासन अधिनियम बनता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अर्थात तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद जो डॉक्टर बोलता हूँ लिनलिथगो ने जो एक प्रस्ताव बनाया था, ठीक है, सभी दलों के साथ मिलके, और बाद में उसको सैमुअल मूर ने क्या किया, संहिताबद्ध करके उसको आगे अप्लाई करता है और वही बनता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, आया समझ में। ध्यान रखिएगा इस चीज को कि ये जो सम्मेलन था, ये भी सम्मेलन आपका असफल हुआ था। ठीक है, जो प्रमुख मुद्दों को लेकर इन्होंने वहां गए थे, ठीक है, लंदन, वो सफल नहीं हो पाया, मतलब सहमति नहीं बन पाई। इसी सम्मेलन के अंतर्गत एक श्वेत पत्र जारी किया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक, और ये था आपके भावी संविधान के संबंध में, और उसी भावी संविधान के संबंध में 1935 का एक्ट जो है, ठीक, उसका आधार बना है यही सम्मेलन। क्लियर है, यहाँ पर उस चीज को लिखा गया है कि श्वेत पत्र मार्च 1932 में जारी किया गया, जो 1935 के अधिनियम का आधार बना। चलिए, आया समझ में। अब ये हम आ गए कहाँ, 1932 यानी तृतीय गोलमेज सम्मेलन। अब आ जाइए, ठीक है, अब क्या होता है, ठीक, कांग्रेस जो है तत्कालिक क्या करता है, मंत्रिमंडल, एक्चुअली क्या था, ये समय चल रहा आपका द्वितीय विश्व युद्ध का। लॉर्ड लिनलिथगो है, एक छोटा सा घटना बता दे रहा हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध में लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीय विधानमंडल से बिना पूछे, ठीक है, भारतीयों को किसमें जोग दिया, द्वितीय विश्व युद्ध में जोग दिया। ठीक है, और इसी कारण जो कांग्रेस था, उस कांग्रेस के जितने सदस्य थे उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, और त्याग पत्र देने के बाद जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग ने इसी अवस्था को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लीग ने, किसने भाई, मुस्लिम लीग ने, ठीक है, मुस्लिम लीग ने इसी अवस्था को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। कब, 15 नवंबर 1939 को, 15 नवंबर 1939 को। घटना क्या हुआ था, लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीय विधानमंडल अर्थात बिना भारतीयों को से पूछे, ठीक, भारतीयों को किसमें झोंक दिया, द्वितीय विश्व युद्ध में। चलिए, आया समझ में। आ जाते हैं अगला, ठीक, अगले बार क्या होता है, पाकिस्तान की मांग, अगले साल, ठीक, पाकिस्तान की मांग को आप समझिए, सबसे पहले पृथक देश, अर्थात मुसलमानों के लिए एक पृथक देश, ये जो कंसेप्ट आया था, ठीक, मोहम्मद इकबाल के मन में आया था। मोहम्मद इकबाल, ध्यान रखिएगा, किसके मन में आया था, मोहम्मद इकबाल। ठीक है, इन्होंने ही सबसे पहली बार, ठीक है, अलग से पाकिस्तान, अलग से देश, अर्थात मुसलमानों का एक अलग देश होना चाहिए, ठीक है, अर्थात द्विराष्ट्र जो कॉन्सेप्ट था, इन्हीं के मन में पहले आया था। ठीक है, अब आ जाइए, ठीक है, ये कंसेप्ट तो हो गया। अब आ जाइए आपका कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो छात्र थे, चौधरी रहमत अली, ध्यान रखिएगा, चौधरी रहमत अली, इन्होंने ही सबसे पहली बार पाकिस्तान नामक शब्द का प्रयोग किया। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान, ये जो नाम जो आप सुन रहे हैं, पाकिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान राष्ट्र है, ठीक है, ये पाकिस्तान नाम जो है किसने रखा है, चौधरी रहमत अली ने रखा है। ठीक है, और पृथक देश का निर्माण का जो सबसे पहला कंसेप्ट जिसके दिमाग में आया था, वो थे मोहम्मद इकबाल। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए, अब हम देख लेते हैं अगस्त प्रस्ताव को। क्या है अगस्त प्रस्ताव, ध्यान रखिएगा, अगस्त प्रस्ताव वास्तव में लिनलिथगो द्वारा, ठीक, दिया गया प्रस्ताव था। कारण क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय का, ध्यान रखिएगा, सहमति नहीं था कि भारतीय जो है वो ब्रिटिश के साथ रहेंगे। तो ब्रिटिशर्स जो है भारतीयों का साथ चाहने के लिए उन्होंने कुछ सुधार, ठीक है, कुछ प्रस्ताव रखे थे। ध्यान रखिएगा, उसी को क्या कहा गया, लिनलिथगो प्रस्ताव। ठीक है, क्यों, ताकि भारतीय जो है ब्रिटिश आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दे। चलिए, अब हम समझ लेते हैं क्या था। अब ध्यान रखिए, लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा कि एक हम युद्ध परिषद का निर्माण करेंगे। भाई, युद्ध किस चीज का, परिषद का निर्माण करेंगे, युद्ध से संबंधित निर्णय लेने के लिए, ठीक, जिसमें ब्रिटिशर्स भी रहेंगे, भारतीय भी रहेंगे। चलिए, दूसरा ये बोला कि युद्ध के उपरांत, ध्यान रखिएगा ना, शब्द सुनिएगा, युद्ध के उपरांत क्या बनाएंगे, ठीक है, एक संविधान निर्मात्री
सभा का गठन करेंगे और ये जो सभा जो है जो भी नियम बनाएगी, जो संविधान बनाएगी, ठीक है, इसको सहमति के आधार पे लागू किया जाएगा। ठीक है, क्या बनाएगी? जो भी संविधान बनाएगी। इसमें तीसरा पॉइंट ये था कि जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है, ध्यान रखिए, वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है, कार्यकारिणी परिषद, इस परिषद का क्या किया जाएगा? विस्तार किया जाएगा। समझिएगा, ठीक है। 3 चीजें डिमांड हुआ था, ठीक, 3 चीजों के इन्होंने प्रस्ताव दिया था। युद्ध परिषद का निर्माण करेंगे, युद्ध के उपरांत संविधान निर्मात्री सभा का निर्माण करेंगे, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का निर्माण करेंगे जो एक्सटेंडेड होगा, जिसमें और बहुत सारे भारतीयों को शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक, डोमिनियन स्टेट की बात किया गया। डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, अर्थात भारत को स्वराज दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्या दिया जाएगा? स्वराज। ठीक है, यही चीज स्वराज वाला फिर मामला आता है क्रिप्स मिशन में। चलिए अब अगला देख लेते हैं। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी क्या बोलते हैं भाई? अच्छा, महात्मा गांधी के साथ साथ आपके मुस्लिम लीग, ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लीग दोनों, अर्थात कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों इन चीजों को अस्वीकार कर देते हैं। मुस्लिम लीग के हिसाब से यहाँ पर द्विराष्ट्र का कंसेप्ट नहीं था, सीधा सीधा अस्वीकार। ठीक है, कांग्रेस के लिए, ठीक, ध्यान रखिएगा, ये सब बाद की चीजें थी, अभी कुछ नहीं मिल रहा था फिलहाल, तो इसलिए इन्होंने भी इस चीज को क्या कर लिया? अस्वीकार। तो ध्यान रखिएगा, अगस्त प्रस्ताव इस प्रकार असफल रहा। ठीक है, अब महात्मा गांधी क्या करते हैं? महात्मा गांधी जो है आंदोलन को इस प्रकार से नियंत्रित निर्देशित करते हैं और उन्हें वो क्या करते हैं? अब सामूहिक के बजाय व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अब आएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रारंभ होता है 1940 में। यहाँ पर जो व्यक्ति हैं अलग अलग क्षेत्र में रहे और अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने स्तर पे सत्याग्रह का क्या करें? प्रारंभ करें। तो इसी क्रम में सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे, समझिएगा ना, आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, महाराष्ट्र के में ध्यान रखिएगा पवनार आश्रम है, पवनार आश्रम, और इसी आश्रम से ये क्या करते हैं? सत्याग्रह प्रारंभ करते हैं। अर्थात भारत में पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने वाले व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे। कहां पर प्रारंभ करते हैं? ठीक, पवनार आश्रम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में प्रारंभ करते हैं। और द्वितीय प्रमुख सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखिएगा, पहला नंबर में आचार्य विनोबा भावे का आएगा नाम और दूसरे नंबर में आएगा, ठीक, जवाहरलाल नेहरू। ठीक, तो जवाहरलाल नेहरू द्वितीय प्रमुख सत्याग्रही थे। ध्यान रखिएगा, अब ये इस प्रकार की चीजें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्यक्तियों द्वारा की जा रही है। ये बात है 1940 की। अब हम आगे बढ़ जाते हैं 1940 से आगे। ठीक है, अब 1940 से आगे हम क्या देखते हैं कि क्रिप्स प्रस्ताव, अर्थात अब क्या हुआ था, इस चीज को समझिए। अब जो जापान है, जापान की सेना जो भारत के बहुत निकट आ गई थी। ठीक, जापान की सेना भारत के बहुत निकट आ गई थी। अभी भी भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक, भारतीयों का साथ प्राप्त करने में असफल था। इसलिए चीन, आपका अमेरिका, ठीक है, और आदि जो देश थे, इनका दबाव पड़ा किस पे? ब्रिटिश पे, ब्रिटेन पे, कि आप भारतीयों का क्या करें? ठीक, भारतीयों का साथ ले, अपने युद्ध में साथ में शामिल करें, क्योंकि जापान भी निकट पहुंच चुका है। अगर मान लीजिए जापान का आक्रमण भारत में हो जाता, अगर वैसे स्थिति में भारत में भारतीयों का साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं देगी तो बहुत मुसीबत हो सकती थी। इसलिए वहां से क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी से, अर्थात ब्रिटेन से, ठीक, मंत्रिमंडल के एक परिषद, ध्यान रखिएगा, क्रिप्स को भारत भेजा जाता है। एक सदस्य, ध्यान रखिए, क्रिप्स मिशन एक सदस्य था। क्रिप्स आता है भारत, ठीक है, भारत में आके विभिन्न दलों से मुलाकात करता है और अलग अलग प्रकार के अपने, ठीक है, प्रस्ताव को पेश करता है और ये भी प्रस्ताव असफल हो जाता है। क्या क्या करता है, इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं अब क्या होता है यहाँ पर। अब ध्यान रखिएगा, क्रिप्स मिशन भारत आता है, विभिन्न दलों से मिलता है, ये अलग अलग बातें करता है। सबसे पहले बात बोलता है कि अब आप क्या करेंगे? एक संविधान निर्मात्री, ठीक, निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये जो है स्वराज की बात करते हैं। आपको भारत को क्या दिया जाएगा? पूर्ण स्वराज। ऐसा स्वराज नहीं दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा? पूर्ण स्वराज। ठीक, ध्यान रखिएगा, पूर्ण स्वराज। ठीक, ये वही हो गया ना, डोमिनियन स्टेट। ध्यान रखिएगा, डोमिनियन, ठीक, स्टेट की बात कर रहे हैं अभी भी। ठीक है, अगला पॉइंट था, अगला तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट ये था कि जो जितने भी अभी सांप्रदायिक मामला है, जैसे दलित वर्ग हो गए, ठीक, दलित वर्ग, ठीक, साथ ही साथ जो भी अल्पसंख्यक वर्ग है,
ठीक है। अब इन अल्पसंख्यक वर्गों के बारे में जो निर्णय किया जाएगा, ठीक, वो हम लोग क्या करेंगे, आपस में मिलके करेंगे, ऐसा बात इन्होंने कहा। किसने कहा? ठीक है, क्रिप्स मिशन ने कहा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, संविधान निर्मात्री सभा हो गया, पूर्ण स्वराज की बात हो गया। ठीक है, दलितों और अल्पसंख्यकों के बारे में जो निर्णय है वो हम बाद में बात करेंगे, ऐसा चर्चा किया। अगला था कि जो राज्य, ध्यान रखिएगा, संविधान निर्मात्री सभा के बाद जो राज्य अलग रहना चाहते हैं वो अलग रह सकते हैं, ऐसा बात भी इन्होंने बात बोल दिया। अर्थात ठीक, जो राज्य चाहते हैं कि वो भारत में शामिल नहीं होना चाहते, ठीक है, वो अपना स्टेटस मेंटेन करना चाहते हैं, वो अपना वर्तमान स्टेटस मेंटेन कर सकता है। ठीक, किसने कहा? क्रिप्स मिशन ने कहा। तो ध्यान रखिएगा, ना तो यहाँ पर पृथक पाकिस्तान की मांग था, ठीक, और इस कारण इसको मुस्लिम लीग ने ठीक रिजेक्ट कर दिया, ना तो कांग्रेस के लिए यहाँ पर कोई ठोस कदम था, ठीक, और ध्यान रखिएगा इसने भी यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया। और इसी को महात्मा गांधी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, ये तो वही बातें हो गई जो लिनलिथगो प्रस्ताव में, अगस्त प्रस्ताव में चीजें कही गई थी। क्यों फालतू को टाइम पास कर रहे थे? तो महात्मा गांधी ने क्या कहा इसको? ठीक, ध्यान रखिएगा, पोस्ट डेटेड चेक कहा, बीती तारीख का चेक। ठीक है, चलिए, तो समझ में आ गया, ये है आपका क्रिप्स मिशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अभी युद्ध की स्थिति बनी हुई है और ये जो क्रिप्स मिशन है असफल हो गया। अब असफल हो के ये भारत से बाहर जाता। अब इसी क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद महात्मा गांधी क्या करते हैं? कांग्रेस का बैठक लेते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा, और प्रारंभ करते हैं भारत में भारत छोड़ो आंदोलन। बहुत हो गया, बहुत मना लिए, बहुत बात कर लिए, अब हम क्या करते हैं, भारत से में कोई भी ब्रिटिशर्स नहीं रहेगा। ठीक, अर्थात भारत से ब्रिटिशर्स को भगाने का अभियान प्रारंभ होता है और उसी को कहा गया है यहाँ पर, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। ध्यान रखिएगा, ठीक, सबसे पहले इसका एक प्रस्ताव पारित होता है वर्धा में। वर्धा प्रस्ताव के माध्यम से महात्मा गांधी जो है भारत छोड़ो आंदोलन को प्रस्ताव को ठीक रखते हैं, ध्यान रखिएगा, रखते हैं। और फिर आगे जाके ग्वालियर टैंक, बंबई के ग्वालियर टैंक में फिर एक सभा होती है और उसी सभा में भारत छोड़ो आंदोलन का ये जो प्रस्ताव है पूर्णतः पारित हो जाता है। ठीक, बीच में कुछ लोगों ने कहा था, ठीक है, थोड़ा डिस्टर्बिंग एलिमेंट थे, उन्होंने कुछ विरोध किया था। तो यही पर महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं देश की मुट्ठी, मतलब मैं देश की मतलब रेत से भी, ठीक, यानी एक मुट्ठी रेत से भी कांग्रेस से बड़ा संगठन खड़ा कर दूंगा। ठीक है, महात्मा गांधी के भारत छोड़ो जो आंदोलन था इसका कुछ लोग विरोध कर रहे थे और उसी विरोध के वजह से महात्मा गांधी ने कहा कि अगर आप लोग विरोध करेंगे तो मैं इस देश की मुट्ठी, मतलब एक मुट्ठी मिट्टी से भी क्या करूंगा, कांग्रेस से भी बड़ा संगठन खड़ा कर दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार कुल मिला के परिदृश्य ये रहा कि महात्मा गांधी जो है, ठीक है, अगर मतलब आपका भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पारित करने में सफल हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ग्वालियर टैंक की बात कर रहे हैं, ये 8 अगस्त की बात है। ठीक है, कब? 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में ये प्रस्ताव पारित होता है। महात्मा गांधी कहते हैं मैं आपको एक मूल मंत्र देता हूँ, ध्यान से सुनो, उसके अपने हृदय में संजो। ठीक है, और वो मंत्र है करो या मरो। या तो हम अपनी आजादी के लिए करते क्या करेंगे, ठीक, मर जाएंगे और अपनी परतंत्रता देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे, या तो हम, ठीक है, प्रयास करते करते मारे जाएंगे, ठीक है, लेकिन अपनी परतंत्रता को देखने के लिए हम जिंदा नहीं रहेंगे। ठीक है, और उसी के माध्यम से उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। ठीक है, क्या नारा दिया? करो या मरो का। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, जैसे ही 8 अगस्त को इस प्रकार की चर्चा हुई, 9 अगस्त को क्या हुआ? ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया। ध्यान रखिएगा, रातों रात। ठीक, 8 अगस्त के बाद ऑपरेशन 0 आवर चला। क्या आवर? ऑपरेशन 0 आवर। और इस 0 आवर के तहत जितने भी प्रथम श्रेणी के नेता थे सभी को क्या कर दिया गया? जेल में बंद कर दिया गया। एक एक करके सुनिए, ध्यान से सुनिए। महात्मा गांधी को, ठीक है, आपके आगा खां पैलेस में, साथ ही साथ सरोजिनी नायडू, ठीक, आपके महात्मा गांधी की पत्नी, इनको भी आपके आगा खां पैलेस में बंद कर दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी बंद कर दिया गया अलग स्थानों पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिहार में थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पटना में, ध्यान रखिएगा, कहां पर? पटना में। हजारीबाग में आपके ऑपरेशन 0 आवर के तहत, ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी को नजरबंद कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी को नजरबंद कर दिया गया। ठीक, आपके सरोजिनी नायडू को भी नजरबंद कर दिया गया। राम मनोहर, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बिहार के पटना के जेल में इनको बंद कर दिया गया। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया। बाद में ये हजारीबाग जेल से भाग जाते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या होते हैं? भाग जाते हैं।
आपका यहाँ पर मैं बता दूं, महादेव देसाई और साथ ही साथ महात्मा गांधी की पत्नी, इन दोनों की मृत्यु जो है नजरबंद के दौरान हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा प्रथम श्रेणी के जितने नेता हैं वे क्या हो गए, नजरबंद हो गए। ठीक, नजरबंद। ठीक है, अर्थात अब जो है कमान जो है, ध्यान रखिएगा, ये कहाँ आ गई, द्वितीय श्रेणी के नेता में राम मनोहर लोहिया, ठीक है, उषा मेहता, ठीक, जयप्रकाश नारायण, ये जो नेता थे अब इन नेताओं के हाथ में कम आ जाता है। और ब्रिटिश दमन के कारण ये सारे के सारे नेता भूमिगत होकर इस कार्यक्रम को संचालित करते हैं। आपको इस चीज को और याद रखना पड़ेगा कि ये जो आपका अगस्त क्रांति था, ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन, ये आंदोलन जो है स्वस्फूर्त आंदोलन था। अर्थात इस आंदोलन को लोगों ने, ठीक है, सेल्फ मोटिवेटेड होके किया था। ध्यान रखिएगा, इसमें बार बार मैं आपको फिर से बता दूं कि प्रमुख श्रेणी के नेता जो गिरफ्तार हो गए थे, द्वितीय श्रेणी के नेता जो थे वो भूमिगत होकर कार्य कर रहे थे। ठीक है, और यहाँ पर जो बाकी लोग थे, आम लोग थे, वो स्वस्फूर्त होके, ठीक है, इन कार्यक्रमों को कर रहे थे। करो या मरो के नारे से, ठीक, सारे देश की जनता जो है वो क्या हो गई, उत्तेजित हो गई। साथ ही साथ रेलवे लाइन को उखाड़ फेंके, ठीक है, जितने भी आपके सरकारी डाकघर है, पुलिस स्टेशन है, ठीक है, जितने भी सरकारी इमारत है, सबको तोड़फोड़ किया गया, आगजनी की गई। अर्थात अब यहाँ पर भीषण हिंसा की जा रही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसके माध्यम से, करो और मरो के नारे में, या तो हम भारत को आजाद कर देंगे, या तो आजाद करते करते हम अपनी जान को गंवा देंगे, देश के नाम पे निछावर कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जैसे कि उषा मेहता का नाम आता है, तो उषा मेहता ने भूमिगत रेडियो का प्रसारण किया था, जिसपे जयप्रकाश नारायण जो है नियमित रूप से भाषण देते थे। कौन, जयप्रकाश नारायण। फिर मैं आपको बता दूं, इसी समय कुछ ऐसे स्थान थे जहां पर समानांतर सरकार की स्थापना हुई, जैसे बलिया में चित्तू पांडे के द्वारा, ठीक है, बिहार में भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और महाराष्ट्र के सतारा में। ये ऐसे स्थान थे जहां पर समानांतर सरकार की स्थापना हुई, अर्थात ब्रिटिश सरकार को वहां से हटा के इन लोगों ने, वहां के जमींदारों ने, वहां के राजाओं ने अपनी अपनी सत्ता स्थापित कर ली। ठीक है, ध्यान रखिएगा, समानांतर सरकार की स्थापना हुई। और इसी दिन, इसी समय, ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी जेल से ही, यानी कि आपके जेल बोलता हूं, ठीक है, जहां पर वो बंद थे, नजरबंद थे, वहीं से ही 21 दिन का उपवास का ये वचन करते हैं। 21 दिन का उपवास, ठीक है। जैसे ये उपवास धारण करते हैं, ध्यान रखिएगा, देश विदेश जितने सब जगहों से इनको मुक्त करने की मांग प्रारंभ हो जाती है। महात्मा गांधी की स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है, उनका स्वास्थ्य बहुत ही गिर जाता है, ठीक है। और इसी प्रक्रम में ध्यान रखिएगा, डॉक्टर लोग जो है वो अंग्रेजों को बता दिए रहते हैं कि इनकी स्थिति गंभीर है, और अंतिम में महात्मा गांधी को जेल से मुक्त कर दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। और इस प्रकार जो कि भारत छोड़ो आंदोलन था, ठीक है, जबरदस्त तरीके से दमन की कार्रवाई की गई, फिर भी ये अपने कुछ निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा, ठीक है। तो इस प्रकार हम महात्मा गांधी के इस योगदान को ध्यान रखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन पे। ध्यान रखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का ये आंदोलन भारत में जबरदस्त तरीके से आंदोलन था। इसके बाद कुछ और संवैधानिक सुधार होते हैं, ठीक है, और अंतिम में जाकर 1947 में भारत जो है वो आजाद होता है, ठीक है। ये था क्रिप्स मिशन। इससे पहले अब आ गया कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन के बाद भारत को क्या मिलती है, आजादी मिलती है 1947 में, ठीक है। आशा करता हूं कि यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। चीजों को आप बार बार पढ़िए, रिवाइज करिए, वीडियो को अच्छे से देखिए। बेसिक कंसेप्ट आपको अगर समझ में आएगा तो फैक्ट का कोई दिक्कत नहीं है, फैक्ट आपको कहीं से भी मिल सकता है, ठीक है। कंसेप्ट को समझिए और उसी फ्लो पे आप आगे बढ़िए, ठीक है। इसके पैरेलल में हम एमसीक्यूज करते हैं, आप उस एमसीक्यूज को भी करिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम जो भी कंटेंट देते हैं एक स्तरीय कंटेंट जो है नियमित तौर पर देते हैं। इतनी मात्रा में यूट्यूब में अभी किसी भी स्थान पे आपको कंटेंट नहीं मिलेंगे, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक। चलिए फिर अगले वीडियो में हम आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।